नमस्कार। स्वास्थ्य की बात के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज कैंसर एक आम बीमारी बनती जा रही है जो कई परिवारों को प्रभावित कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कैंसर को समय पर पहचान लिया जाए, सही इलाज मिले और लाइफस्टाइल सुधारी जाए तो कैंसर इसे रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। इस विषय पर हमें सही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निहार रंजन दास, एम्स के प्रोफेसर और पेट, लिवर और पैनक्रियाटिक से जुड़े कैंसर के विशेषज्ञ। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कैंसर क्या है और भारत में ऐसे कौन कौन से कैंसर हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हमारा, मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ाया है और उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आगे पूछेंगे तो मैं आंसर करूँगा, बट मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि ऐसे डिस्कशंस और अवेयरनेस क्रिएट करना डिजीज़ को, जो कि दो तरह की डिजीज़ होता है, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ ये होता है कि जिसमें आप इन्फेक्शन छूने से, कंटामिनेशन की वजह से होता है, जैसे वायरल डिजीज़ कुछ भी हो। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो छूने से नहीं फैलता, लेकिन हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से और हमारे पारिपार्श्विक जो अवस्था है, जो एनवायरनमेंट कहते हैं, उसके वजह से जो बीमारियां होती है, लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें विच यू कैन डिस्कस, हम बात कर सकते हैं। तो इसके वजह से जो बीमारियां हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ग्रुप में आता है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर इत्यादि इत्यादि। तो ये बढ़ता जा रहा है। ये अब कम्युनिकेबल डिजीज़ को सरपास कर गया है। 60% करीब नॉन कम्युनिकेबल ग्रुप में आ रहा है। तो ये सब को प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए, इसको जल्दी डायग्नोसिस पहचानने के लिए और जितनी जल्दी हो सके अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए हेल्थ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है और ये इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का जो अटेम्प्ट है वो सराहनीय है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहने के लिए। अब मुद्दे पे आते हैं, कैंसर। देखिए, कैंसर शब्द जो है वो ग्रीक से आया और कैंसर को उन्होंने क्राब, जो केकड़े हैं, वो ग्रीक शब्द के हिसाब से वो ये कैंसर शब्द आया। मैं एक एनिमल लवर हूँ। मुझे ख़राब लगता है कि कोई केकड़े को कैंसर के साथ जोड़ता है। वो बेचारा इनोसेंट एनिमल है, वो आप जब तक छेड़ते नहीं वो काटता नहीं है, तो उसको आप इसमें जोड़ देना, ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। बट कैंसर होता क्या है? कैंसर ये है कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारे बॉडी में बहुत 6-7 सिस्टम्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरोजेनेटल सिस्टम्स हो गया, मस्कुलोस्केलेटल हो गया, स्किन हो गया। ऐसे सिस्टम्स होते हैं। हर सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक, खाने की नली, लीवर, पैंक्रियास वगैरह होता है। हर ऑर्गन टिश्यू से बनता है। टिश्यू होता क्या है? सेल्स बहुत सारे, अगर एक चीज़ फोकस्ड वे में काम करते हैं और एक चीज़ बनाते हैं, एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं टिश्यू। सो हर टिश्यू सेल से शुरू होता है। तो सेल जो हमारे बॉडी का यूनिट कहा जाता है, सिंगल, वहीं से सब कुछ होता है। तो एक निडल पॉइंट में 1000 से शुरू करके लाख तक सेल्स हो सकते हैं। तो ऐसे सेल हमारे बॉडी को बनाता है। और ये सेल कैसे कंट्रोल होता है? उसके अंदर जीन्स होते हैं। तो जीन्स तो सबको मालूम है, जीन्स सेल को कंट्रोल करता है। सेल को मल्टीप्लिकेशन, नंबर में बढ़ना, फंक्शन करना, जीन कंट्रोल करता है। तो अगर जीन में गड़बड़ी हुई किसी भी कारण, सेल का जो मल्टीप्लिकेशन की 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, और उसका जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा। ये सेल्स जो बढ़ते जाते हैं, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।
ये एक रूल मान के चलते हैं हमारे बॉडी में कि मैं ये फंक्शन करूं, लीवर है तो लीवर का ही फंक्शन करूं, लीवर का सेल वही बनाता जाएगा। अगर किसी कारण जीन आपका स्ट्रेस में है, कोई इसको इरिटेट करते हैं, जैसे हमें कोई इरिटेट करता है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो जीन का बिहेवियर चेंज हो गया, वो चेंज होता जाता है। चेंज होने के बाद वो abnormal सिग्नल्स देता है, तो सेल कंट्रोल से बाहर हो जाता है, डिसिप्लिन से बाहर हो जाता है। तो जब कंट्रोल से बाहर होता है वो अलग तरीके से बढ़ना शुरू कर देता है और उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ने के बाद एक साइज बन जाता है या फैल जाता है, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर जब तक एक जगह पे सीमित हो, फिर भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन्ड हो, उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन जो कि इतना घातक नहीं होता है, वो एक ही जगह पे सीमित रहता है। अगर कंटिन्यूअसली इरिटेशन रहा या शुरू से ही अगर सेल गड़बड़ा गया, तो क्या होगा कि वो फैलना शुरू करेगा, पास के ऑर्गन्स को चला जाएगा, उसको कहते हैं इन्वेजन। अगर इन्वेजन प्रक्रिया शुरू हो गया सेल में, वो बढ़ता जाता है और फैलता रहता है, वो कैंसर बन गया। अब एक्चुअली मेडिकल साइंस में कैंसर का अर्थ होता है एक पर्टिकुलर कैंसर, लेकिन बेटर यही रहेगा कहने के लिए कि बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो ट्यूमर इन्वेजन शुरू कर दिया, फैलना शुरू कर गया, तो वो हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, बिनाइन मैलिग्नेंट। तो कैंसर ही बात कर रहे हैं, ये ले लें कि कैंसर, जितने सारे मैलिग्नेंट को हम कैंसर ही बोलें, तो ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मेन कारण है कि बहुत सारी चीज़ें अब गड़बड़ा रहा है ज़िंदगी में। लाइफस्टाइल बदल रहा है, खाना पीना बदल रहा है, लोगों का रहन सहन चेंज हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एडिक्शन शुरू हो रहा है, तो हैबिट सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से जेनेटिक अल्ट्रेशंस हो रही हैं और कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ 10-15% केस में डायरेक्टली आप जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से, जीन का जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से भी आप कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। बट ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरा प्रोसेस। आज हुआ कल हो जाएगा ऐसा नहीं है, तो वो आपको बहुत टाइम दे रहा है। बट इसमें थोड़ा सा आश्चर्य की बात ये है कि अंदर जब ये सब घटना घट रहा है, हमें पता नहीं चलता है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब तक हमें पता चलता है तब तक देर हो जाता है, बट हर चीज़ में देर नहीं होता। सपोज मेरा यहाँ पे एक गोला बन रहा है, इसमें क्यों देर होगा, मैं देख लेता हूँ। कोई मोल्स बन रहा है, मोल्स को क्या कहते हैं, तिल तो बनता है, तो ये उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हम स्पॉट कर सकते हैं अर्ली, और कुछ चीज़ें होता है जो कि जब कोई कॉम्प्लिकेशन ना करें या बढ़ जाए, सिम्टम्स क्रिएट ना करे, तब पता नहीं चलता। तो ये बेसिकली हो गया। अब देखते हैं कि ये जो बढ़ता जा रहा है कैंसर का प्रॉब्लम, अब भारत की बात करें, ये एक कंसर्न की बात है कि 2022 में जो 14 लाख हिसाब हुआ था, अब वो 16 लाख पे पहुंच गया है 2025 तक। ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये लिटरेचर बेस्ड है, जो सर्वे ऑथेंटिक सोर्स की डेटा है। और उसमें से जो डेथ्स हो रहे हैं, वो डेथ तो डिपेंड्स अपन, ये इसमें निर्भर करता है कि कौन सा स्टेज में है, कितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो उसका इफेक्ट, उसका कारण और उसके फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। बट जो पहले जो कैंसर का नंबर था, वो नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। इसका कारण क्या है कि ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हो गया, सरकार के प्रोग्राम शुरू हो गए, अवेयरनेस शुरू हो गया, लोग जानना शुरू हो गए, डिस्कशंस बढ़ गए हैं, और सुविधा दे दिया गया है जल्दी ट्रीटमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो इसीलिए ठीक है, हम वो तो कंट्रोल तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पा रहे हैं, डेथ कम कर रहे हैं, लेकिन नंबर बढ़ता जा रहा है। और डायग्नोसिस कौन से स्टेज में हमारे पास आता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हम कह रहे हैं कि पिछले ज़माने में कैंसर से इतना दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है।
ये एक्चुअली में भी सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम में डायग्नोसिस का तरीका ही नहीं था। आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जापान में 1960 दशक के अराउंड उनका स्टोमक कैंसर्स बहुत ज़्यादा है, तभी था, आज भी है, डाइटरी हैबिट की वजह से। उस टाइम में जितने कैंसर पेशेंट्स होते हैं उसमें से आधा कैंसर स्टोमक का था, खाने की थैली का। अब आज की तारीख में उन्होंने उसको एकदम कम कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अपने एंडोस्कोपी की जांचें शुरू करवा दिया है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दिया है, उनके कैंसर, स्टोमक कैंसर का रेट कम हो गया काफ़ी, और उसके रिलेटेड डेथ भी बहुत सारा कम हो गया। तो अब आप पूछ रहे हैं कि क्या अर्ली सिम्टम्स होता है इन केसेस में। जो भारत का इंसिडेंस अब आंकड़ा देखें, उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो छूने से नहीं फैलता, जिसमें से कैंसर एक है, तो हम आप ऐसे डिवाइड करके देखते हैं हर चीज़ की तरह कि मेल कौन सा होता है, पुरुषों में क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है। पुरुषों में जो कैंसर्स होते हैं वो कॉमनली अगर आप देखेंगे, मुंह का लंग कैंसर सबसे ऊपर है, फिर होता है माउथ कैविटी का, फिर धीरे धीरे आपका खाने की नली और थैली इसोफेगस स्टोमक का होता है, फिर बड़ी आंत का कोलोरेक्टल कैंसर्स होते हैं, और बाकी कैंसर्स उसके नीचे आता है। लेडीज़ में कॉमनेस्ट अगर आप देखेंगे, फिर भी वही ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, नेचुरली कॉमन टू लेडीज़ तो वो तो ज़्यादा होता ही है, बट लंग कैंसर भी इक्वली ज़्यादा है, स्टोमक कैंसर भी है, बाकी सब कैंसर्स भी उनमें भी होता है, ये ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं है कि आप लेडीज़ या मेल्स, पुरुषों या महिलाओं में ये कह दें कि स्पेसिफिकली उनका यही है और पुरुषों में नहीं होता, ये भी नहीं है। तो दोनों में हर तरह का कैंसर होता है। इनफैक्ट हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें कैंसर नहीं हो सकता। तो बेसिकली हमारा ये होता है कि आप जब भी डिस्कशन हम करते हैं, हम कॉमन जो साधारण कैंसर्स होते हैं उसमें यही 5-6 डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमें वो भी जागरूकता लाना चाहिए, जैसे ब्रेन कैंसर हुआ, पेशाब की थैली का हो गया, प्रोस्टेट का हो गया, स्किन का हो गया, लीवर का हो गया, पैंक्रियास का हो गया, वो सब में इतना डिस्कशन नहीं करते हैं, जो कि कलेक्टिवली वो 10 से 15% कैंसर्स हो सकते हैं उसमें। सर, कई बार कैंसर धीरे धीरे शुरू होता है और इससे हमें पता नहीं चलता है। साधारण व्यक्ति कैसे समझे कि ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है और डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? हमारे बॉडी में जो कैंसर्स का लक्षण होता है वो कुछ स्पेसिफिक होता है, कुछ नॉन स्पेसिफिक। उसका अर्थ ये है, जो अंग होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन गड़बड़ाना शुरू होता है। उसको कहते हैं स्पेसिफिक, और कहते हैं जनरल सिम्टम्स। कैंसर का कुछ जनरल सिम्टम होता है जो बहुत सारे कैंसर्स के होते हैं। ये कहना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, ना के बराबर, कि ये हो गया तो इसको ये कैंसर पक्का हो ही गया, ऐसा नहीं। सिम्टम्स बहुत सारे ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, डिफरेंशिएट करना, अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जनरल सिम्टम्स क्या होता है, साधारण सिम्टम्स क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो है फैटिग। आपको थकावट ज़्यादा लग रहा है, तो थकावट तो बहुत सारी चीज़ों में लग सकता है। फिर आपको कैसे पता कि मुझे गड़बड़ हो रहा है? आप रेस्ट ले रहे हैं, आप अपना जो एग्जर्शन को कम कर रहे हैं, फिर भी फैटिग कम नहीं हो रहा है, तो कंसर्न की बात हो गया। आज फैटिग हो गया, मैं कल जाकर बैठ जाऊं कि मुझे कैंसर है कि नहीं, वो नहीं, लंबा पीरियड होना चाहिए, मे बी 2 वीक्स, अ मंथ, ऐसे होना चाहिए कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपको थकान महसूस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेस्ट लेने के बाद भी बढ़ रहा है। तो जो सिम्टम्स मैं अभी बता रहा हूँ बेसिक, उसको आपको ये देखना है कि यही चीज़ मुझे नॉर्मली हो रहा था,
अब यही चीज़ जो मुझे हो रहा है, मुझे कारण पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों हो रहा है। तो फैटिक, देन भूख कम हो जाना, वजन कम होना, कहीं बॉडी में कोई abnormal स्वेलिंग्स बनना, ब्लीडिंग, कुछ नॉर्मल ब्लीडिंग्स होते हैं, कुछ abnormal ब्लीडिंग्स होते हैं। अगर आपको लगा लेडीज़ को कि मुझे abnormally ब्लीडिंग हो रही है, चाहे किसी भी कारण से हो, वो abnormal है ही है, तो उसको कंसिडर करना है। फिर सिस्टम वाइज होता है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ, मुझे खाने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने के टाइम दर्द हो रहा है, और नीचे जा रहा है, छाती में जलन हो रहा है, फिर नीचे गया, थोड़ा सा खा रहा हूँ, मेरा पेट भर गया, ये बार बार हो रहा है। हाँ ठीक है, 1-2 दिन हुआ, बट लंबा चल रहा है, थोड़ा सा खा रहा हूँ, मेरा पेट भर रहा है, उल्टियाँ हो रही है, फिर नीचे गया, हजम नहीं हो रहा है, मेरा ब्लड उसके वजह से कम हो रहा है, मेरा प्रोटीन कम हो रहा है, मेरा बॉडी सूखता जा रहा है, और नीचे जाइए तो पता चला पेट में दर्द हो रहा है, और नीचे जा रहे हैं, लीवर के आसपास जा रहा है, उसको इन्वॉल्व कर रहा है, तो पित्त, बाइल जो लीवर में होता है वो नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर चढ़ता है, सर्कुलेशन में आ जाता है, तो पीलिया हो जाता है। फिर और नीचे जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए तो लूज मोशन हो सकता है, हजम ना हो, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो छोटी आंत का कैंसर रेयर होता है। बट उसके आगे जाओ, जब बड़ी आंत में पहुंच जाओ, जिसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम वगैरह कहते हैं, तो वहाँ अगर पहुंच जाते हो, उसका फंक्शन ये होता है, सिर्फ खाने जो डाइजेस्टेड फूड से वो पानी निकाल लेता है और मोशंस को टाइट कर देता है। तो अगर वो नहीं हुआ तो आपको लूज मोशंस हो सकता है, जैसे, और ब्लीडिंग हो सकती है, और उसमें आँव भी मिक्स होता है। आँव मतलब म्यूकस है इंटेस्टाइन का सिक्रीशन। तो सिक्रीशन अगर एक्सेस हो रहा है, इट इज बेसिकली मैटर ऑफ इरिटेशन, कोई ना कोई चीज़ हमारे बॉडी को इरिटेट कर रहा है, तो इरिटेट किया तो उसका सिम्टम्स आपको शुरू हो गया। अगर बोन में कहीं है तो बोन में स्वेलिंग मिला, पेन हो गया, मसल्स में हुआ, कहीं भी कुछ भी हुआ आपको रिलेटिव। एक चीज़ मैं छोड़ गया जो बहुत ही कॉमन है, वो है फेफड़े का लंग्स कैंसर, जो कि नंबर 1 अभी इंडिया में चल रहा है। कारण तो बहुत कुछ है। तो इसका मेन सिम्टम्स ये होता है कि आपको कफ हो रहा है। कफ तो कई कारण से होता है। क्रॉनिक कफ मीन्स मिनिमम 15 दिन होना चाहिए कि मुझे ठीक ही नहीं हो रहा है, कफ हो रहा है। हाँ, टीबी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है, भैया देखो क्या है। पर्टिकुलरली अगर मैं थोड़ा बुजुर्ग टाइप का हूँ, एल्डरली हूँ, तो मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ। कफ हुआ, सांस फूलना शुरू हुआ और खून आने लगा कफ में। तो खून तो कफ में भी आता है, खून स्टोमक के कैंसर से भी आता है। आपको पता कैसे चलना है, वो मेन सिंपल सा चीज़ है। कफ के साथ अगर ब्लड आ रहा है, उसमें खाने का चीज़ नहीं होगा, तो उसको हम हेमोप्टिसिस कहते हैं। तो अगर स्टोमक से, इंटेस्टाइन से आता है, उस वोमिटिंग के साथ अगर ब्लड होगा तो उसमें यूजुअली फूड पार्टिकल्स होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, आपका स्टोमक इन्वॉल्व है या लंग्स इन्वॉल्व है। सो ये सब कॉमन सिम्टम्स है। लेडीज़ में हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आजकल तो बहुत सारे उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, लोगों को लगभग पता है। बस जानना ज़रूरी है कि अगर ब्रेस्ट का साइज शेप में चेंज आ रहा है और डिफॉर्म दिख रहा है, कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, या स्किन में आप देख रहे हैं कोई किसी जगह पे ऐसे थोड़ा सा दब गया है, कहीं ऊंचा हुआ है, यहाँ हाथ लगा के आप पालपेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको गोला गोला कुछ लग रहा है। लोग खाली यहीं पे पालपेट करते हैं, बट ब्रेस्ट ऐसे रहता है। तो यहाँ से शुरू करके आपको आर्मपिट तक देखना होता है कि उसमें कुछ गोला है कि नहीं, ये देखना है। और जो निपल है, निपल से कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए और निपल डिफॉर्म्ड नहीं होना चाहिए। अंदर घुसे जा रहा है या उसमें कुछ हार्डनेस आ रहा है कहीं भी, ये सब बहुत सारे लक्षण हैं ब्रेस्ट कैंसर का। और क्योंकि ये बाहर की तरफ है, इजीली विजिबल आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रेगुलरली आप अपना एक डायरी मेंटेन कर दीजिए कि मुझे हफ्ते में ये चीज़ें देखना है।
आपको सिंपल हाथ ऐसे करना है, मिरर के सामने खड़ा होना है, पालपेट करके ऐसे देखना है, बस हो गया आपका बेस्ट। सबसे ज़्यादा आप इमीडिएटली जहाँ भी होगा पिकअप करेंगे। और यूट्राइन और सर्वाइकल कैंसर बचा। 2 सिंपल सी चीज़ है, आप नॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है, किसी भी कारण से हो। सेकंड चीज़ डिस्चार्जेस, आपको जानना है वाइटिस डिस्चार्ज हुआ, ब्लडी डिस्चार्ज हुआ, स्मेल हो रहा है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। वो हो सकता है यंगर लेडीज़ में होता है, कुछ एल्डरली लेडीज़ में होता है, पर टेम्पररी एंड पता चला है कंटिन्यू होता जा रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, तो आपको समझ जाएंगे। एंड कमर में दर्द होना, ये 3 सिम्टम्स यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर्स का सिम्टम्स है। सर, जब किसी को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तो डर और घबराहट होना बहुत नेचुरल है। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं इसका उत्तर लगभग दे चुका हूँ, लेकिन कुछ खतरनाक साइंस होते हैं। एक तो ये है जो सिम्टम्स बहुत सारे बीमारियों का हो सकता है, लंबा चला सिम्टम, और आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये मेरा नॉर्मल है नहीं नॉर्मल है। लंबा चला मीन्स 15 दिन से ऊपर, तो ज़रूर आप कंसल्ट कर लो कि क्या है नहीं है। ये हुआ नॉर्मल वाली। खतरनाक कुछ ऑर्गन्स के खतरनाक सिम्टम्स होते हैं। सबसे जैसे अगर हम ऊपर से नीचे आए, जैसे एक पेशेंट को सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द क्वाइट कॉमन है, सिर दर्द के साथ उसको मानो मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो उसको आप फिर आसान से ना लें, तो ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। उसके बाद मानो वोमिटिंग हुआ, तो ये एक ख़राब सिम्टम, एक ग्रेव सिम्टम्स हो सकता है। और थोड़ा नीचे जाइए, अगर आपको खाना निकलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, उसका कारण हो सकता है, बट उसके साथ अगर आपका वॉइस चेंज हो रहा है, हमें पता है वायरल डिजीजेस में वॉइस चेंज होता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन बिना कारण वॉइस चेंज हो रहा है, मतलब नेक के अंदर किसी भी जगह का कोई कैंसर हो सकता है, कहीं भी, चाहे वो थायराइड हो, सांस की नली हो, अंदर लिम्फ नोड्स हो, खाने की नली हो, इसोफेगस हो, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ये वॉइस का जो नर्व्स है वो इसमें जाते हैं। अगर वो इन्वॉल्व हो गए, चाहे अपर चेस्ट में हो, छाती में हो, छाती के अंदर हो, या नेक में हो, तो वॉइस चेंज कर देते हैं। ये एक ग्रेव प्रोग्नोसिस होता है। जॉन्डिस हो जाना, अगर कैंसर है और जॉन्डिस हो गया, तो ये बहुत ख़राब प्रोग्नोसिस होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स आ गया हमारे बॉडी में, कई जगह है जहाँ पे हमें लुमेंस है, जैसे नली वाली चीज़ है, जैसे पित्त की नली, खाने की नली, पेशाब की नली, यूरिन जो यूरेटर्स हैं, तो वो अगर ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक सिम्टम शुरू हो जाता है। तो मानो किसी को कैंसर है और यूरिन ब्लॉक हो गया और भर भर के उसको ब्लड जा रहा है, सो डेफिनेटली ये ग्रेव साइंस होता है। और बहुत क्विकली कोई वेट लूज़ कर रहा है, पूरा लीन एंड थिन हो गया, तो ये एक दीज आर वेरी सीरियस वार्निंग साइंस, वो सीरियस साइंस होता है, खतरे का वो है। सर, जब एक बार किसी को कैंसर डायग्नोस हो जाए तो किसी के लिए भी घबरा जाना बहुत ही नेचुरल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उनकी फैमिलीज़ को और वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल को कैसे हैंडल करना चाहिए या क्या करना चाहिए आगे? ये बिल्कुल सही है कि अगर कैंसर डायग्नोसिस होता है या कैंसर डाउट होता है, इवन डाउट होने के बाद भी आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। एक तो फियर, भय हो जाता है, आप एंक्सियस हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाता है, और आप दुखी हो जाते हैं। ये 3 चीज़ें हो जाता है आपको मेन प्रॉब्लम। और खाली आपको नहीं, आपके साइड में जो सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली हो गया, वो भी दुखी हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये लोग मेरे वजह से दुखी है, तो वो स्ट्रेस लेवल अगर आपका आ गया है, यही चीज़ हमारा हेल्थ अवेयरनेस करने का, देने का यही है इंटेंशन, इच्छा यही है कि मनसा यही है कि ये सब को कम किया जाए।
पहला चीज़ तो समझना है, कैंसर मेरे लिए एक मरने की घंटी नहीं है, इट्स नॉट ए डेथ सेंटेंस। ये तो पहला चीज़ है, जो कि कैंसर आते ही वो सोच लेता है मेरा दिन गिनना शुरू हो गया, वो कतई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके फैमिली के साथ बैठ के बिल्कुल बात करनी है। मैं अपना सोच के घर पर बैठूं, वो कुछ सोचें, इसको मत बताओ उसको मत बताओ, ये ज़्यादा खराब होता है उसमें। वो लोग कहते हैं इसको बता दो तो मर जाएगा जल्दी, ये बिल्कुल ही नहीं है सही। वो मैं भी हो सकता है गांव में अनपढ़ लोगों में, बट मैंने ऐसे कभी नहीं देखा है कि किसी को कैंसर बता दो तो वो बिल्कुल सुखी हो जाते, नहीं, उसके आगे भी है। हमें उसको डिस्कशन करना है कि हाँ ऐसे डाउट, स्टेप वाइज करना होता है, एकदम से हम नहीं कर रहे हैं, स्लोली स्टडीली करो, डिस्कशन करो, एक डॉक्टर से बात करो, हो सकता है दूसरे डॉक्टर से भी बात करो। बात करने के बाद फिर हमें पता चल जाता है, हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट पोर्टल हो चाहे इंटरनेट हो, हम पढ़ के जान सकते हैं कि हम कहाँ क्या संभव हो सकता है। फिर डॉक्टर से फ्रीली बात करें, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास स्टाफ्स हैं, कैंसर केयर गिवर्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे जैसे और भी मरीजें हैं, उनसे भी हम बात करें। और हम देख रहे हैं कि हाँ ये उसको कैंसर कह रहा था 5 साल पहले था, अभी तो ठीक घूम रहा है, उससे मिलो, पॉजिटिव करो। अगर आप देखोगे तो कैंसर से कौन मर गया, मैं जाके उससे पहले बात करूं, तब तो फिर आपका यही हो जाएगा। तो यही तो पुराने ज़माने में लोग कहते हैं, ये वही योगा हमें सिखाता है कि पॉजिटिव रहो। खाली क्या कैंसर मार देता है, बहुत सारे डिजीज हैं मार देते हैं। तो उसमें से इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कैंसर से और डिजीजेस हैं वो ज़्यादा डेथ करता है। तो इसीलिए आपको एक तो डरना नहीं है, सबको मिलके बात करनी है, और ये नहीं कि दिन भर रात भर उसी के बारे में बात करें, ये नहीं है। आपने डिस्कशन कर ली, अपना काम मेंटेन रखे, नॉर्मल वे में चले, वो एक पार्ट है, डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो। डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं, जो करते हैं, तो फिर आप वो करते जाओ। बहुत सारे कैंसर्स लगभग क्यूरेबल है जब आप अर्ली स्टेज में उनको डिस्कवर करते हैं। ये समझना है कैंसर का इलाज है, ये लाइलाज नहीं है। बस ये है कि आपके एफर्ट से, आपके सपोर्ट सिस्टम की साथ अगर मिलके काम करें, आप बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी काट सकते हैं और लगभग हेल्दी की तरह कर सकते हैं। सर, कहा जाता है कि जैसे खाओगे वैसे रहोगे, तो क्या ज़्यादा तली चीज़ें खाना या जंक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना या शुगरी चीज़ें खाना, क्या ये कैंसर का खतरा बढ़ाता है? देखिए, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, वो शुरू से मैं कहा था कि मैं जो भी कहूँगा मैं एविडेंस बेस्ड, लिटरेचर बेस्ड, प्रूफ के बेस पर बोलना चाहिए। लेकिन हर चीज़ हम प्रूफ नहीं दे सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल, हर चीज़ हम एविडेंस या रिसर्च से नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे ये दिखाना है कि एक पर्टिकुलर खाना खाने से कैंसर बनता है, मुझे उस पेशेंट को या एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को वही खाना खिला के 20 साल तक देखना पड़ेगा, तब जाके इसमें हो रहा है कि नहीं देखेंगे, वो चीज़ जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन है, वो संभव नहीं होता है। दूसरी तरह से आप एक सांप को देखते हैं, तो आपने किताब में पढ़ा है कि वो सांप मुझे काट सकता है, तो किताब के हिसाब से जाके उसे बचेंगे कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहेंगे कि मैं तो नहीं देखा, अब मैं देखूंगा ये मुझे काट रहा है कि नहीं, देन मैं विश्वास करूंगा, वो तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से दो तरह का चीज़ें होता है, एक कॉजेटिव एसोसिएशन, एक एसोसिएशन ओनली। जैसे कुछ चीज़ें पता चल गया है कि ये होता है तो वो कैंसर जरूर करेगा, जैसे स्मोकिंग, ये प्रूफ हो चुका है। और जैसे कुछ चीज़ें हैं जो देखा गया है कि जो लोगों को कैंसर होता है उसके साथ उनके हैबिट्स, ये सब देखा गया कि ये उनमें ज़्यादा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन। तो अभी हम फूड वाला चीज़ जो है वो एसोसिएशन स्टेज में है। तो ये जो एसोसिएशन स्टेज के हिसाब से ये देखा गया है कि प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जो केमिकल उसमें यूज़ तो होता ही है, पैकेज किए जाते हैं,
और जैसे तेल आप जला जला के उसमें खाना बनाते हैं, बार बार वो करके होते हैं, उसमें ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं। वो वाला पार्ट तो पक्का है कि वो केमिकल जो हैं वो कैंसर कर सकते हैं। जब इसमें से वो केमिकल निकल रहा है तो हमें मानना है कि ये वो कर सकता है। तो इसीलिए किताब कहता है, रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सब पोटेंशियली कैंसर कर सकते हैं। तो इसमें से जैसे प्रोसेस्ड मीट एक बिल्कुल माना जाता है, रेड मीट्स हो गया, और रैंसिड ऑयल तेल हो गया, सैचुरेटेड फैट्स हो गए, जैसे पाम ऑयल। ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें कैंसर ही कर दें, ये कुछ चीज़ें ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जो आगे जाके कैंसर बनता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर वो खा रहे हैं, जंक फूड सब लोग खा रहे हैं, तो जंक फूड डायरेक्टली हो सकता है केमिकल प्रोड्यूस करे जो कि कर सकता है, ये सपोज थ्योरी है। बट ये तो पक्का है कि जंक फूड से आपका वज़न बढ़ेगा, शुगरी चीज़ों से आपका वज़न बढ़ेगा, और ये तो पक्का है कि अगर वज़न बढ़ता है, ओबेसिटी होता है, वो आपको कई चीज़ें कर सकता है कैंसर को मिला के। तो इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, आपका फूड हैबिट डेफिनेटली अफेक्ट करता है कि आपको आप कितना उसमें से कैंसर रिस्क आपका बढ़ रहा है कि नहीं। बेसिकली इसका ये है कि हर चीज़ मॉडरेट में लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही सब कुछ बंद करके बैठ जाए, ठीक है आप एका दुक्का कुछ ले लिया, बट डोंट मेक इट ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये नहीं कि हर रोज़ ये होना चाहिए, लिमिटेड उसमें होना चाहिए। सर, भारत में ओरल कैंसर बहुत आम है और इसका मुख्य कारण तंबाकू का यूज़ है। तो तंबाकू क्या कैसे कैंसर करता है और लोग इससे कैसे बच सकते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है और भारत शायद नंबर 1 पे है इसमें। और ये मुंह के हो या गले का हो, उसका जो कैंसर है उससे डेथ तो मृत्यु तो होते ही है, बट उसमें सफरिंग्स बहुत होता है, कष्ट बहुत होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे ये दिखा भी जा चुका है, कुछ लोग होते हैं, कुछ संप्रदाय होते हैं जो स्मोकिंग नहीं किए हैं, तो उनके में बिल्कुल पाया ही नहीं गया। ये भी देखा गया। तो ये तो डायरेक्ट कॉज है कि स्मोकिंग होता करते हैं तो कैंसर बनने का संभावना ज़्यादा है। अब हमारी प्रॉब्लम ये होता है कि हम देखते हैं कि एक पर्सन जो 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है उसको कुछ नहीं होता है, हम उसको अपना आइडियल मान लेते हैं कि उसको तो नहीं हो रहा है, मुझे चांस देखो, चांस बढ़ता है तो मेरा रिस्क भी उसके साथ बढ़ जाता है। मेरा रिस्क उसमें बढ़ गया, मेरा चांस बढ़ गया, तो मैं वो रास्ता छोड़ूंगा। तो ये क्यों करता है? क्योंकि एक तो स्मोकिंग डायरेक्ट जाके इफ़ेक्ट कर सकता है इरिटेशन। जैसे मैंने कहा था, कैंसर इरिटेशन से ही होता है, चाहे वो गर्मी का इरिटेशन हो, चाहे वो केमिकल का इरिटेशन हो, चाहे टॉक्सिन्स का हो, चाहे हेवी मेटल्स का हो, चाहे ड्रग्स का हो। अगर इरिटेट कंस्टेंटली किया तो ये प्रॉब्लम होना ही होना है। तो वहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। जो चीज़ इरिटेट करता है तो आप वही आपको कराएगा। अब वो करता क्या है कि अगर आपके मुंह के अंदर छाले पड़ना शुरू हो जाता है जो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है, रेड लाल या सफ़ेद रंग के छाले पड़ रहे हैं, या ब्लीडिंग हो रहा है, या बिना कारण दांत हिलने लगते हैं, या आपको कुछ निगलने में दर्द होता है, या आपका वॉइस चेंज हो रहा है, और कोई अल्सर एक मुंह में है या घाव है जो हील नहीं हो रहा है, तो ये तो डेफिनेट लक्षण है कि आपके मुंह में हो सकता है और तुरंत जाए। और कुछ लोगों का मुंह धीरे धीरे जो स्मोकिंग करते हैं खोलना बंद हो जाता है, तो कम खोलते हैं। तो वो भी जाके दिखाना है कि अंदर जिसको हम सबमिकोस फाइब्रोसिस कहते हैं, मतलब वहाँ पे सख्तपन आ जाता है, हार्डनेस आ जाता है, वो जाके वो ज़रूर चेकअप कराना है। तो आप छुड़ाएं कैसे? ये दो चीज़ें हैं, एक है हैबिट, एक है एडिक्शन। हैबिट जो आप शौक के तौर पर करते हैं वो तो छूट जाएगा, जब वो अगर समझ जाएगा, उसको काउंसलिंग प्रॉपर हो जाएगी, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट
जो एडिक्शन हो गया, जिसको छोड़ के आप नहीं रह सकते हैं, फिर आपको एक प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। तो या तो सोशल वर्कर, समाज सेवी जो कि इसके ऊपर काम करें, डी एडिक्शन सेंटर्स जाइए या डॉक्टर से बात करें और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है। समझना ज़रूरी है, समझेंगे। बहुत इंस्टांसेस है, उदाहरण है कि लोग एकदम से सोचा कि नहीं यार मेरे को तो छोड़ना ही है, और उसे छोड़ दिया। छोड़ें, कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आज का जो जनरेशन है वो इतना कॉन्शियस है, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट को विश्वास करते हैं, वो लोग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कम हो रहा है। एट वन पॉइंट एक समय पे इंडिया के 1/3 मतलब 100 में से 30 से ऊपर लोग या तो सिगरेट पीते थे, स्मोकिंग करते थे, या तो अल्कोहल। तो आपको नहीं लगता कि स्मोकिंग कम हो गया है? तो मुझे तो लगता है, मैं बचपन में जितना देख रहा था अभी तो कम है, और ये कम होता जाएगा और लोग समझ रहे हैं। सर, लोग सोचते हैं कि अगर घर में किसी को कैंसर हो गया है तो बाकी लोगों को भी हो सकता है, तो क्या ये सच है कि कैंसर जेनेटिक है? ये दो चीज़ें एक्चुअली हैं। एक तो पहला क्वेश्चन है कि ये एक से दूसरे को हो सकता है या नहीं। ये हम पहले से शुरुआत में डिस्कशन कर सकते हैं। ये किए हैं। एक है छूने से फैलने वाला बीमारी है जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जैसे हैजा हुआ, वायरल डिजीज़ हुआ, ये सब एक है। और दूसरा है जो छूने से नहीं फैलता है बट फिर भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं अगर आप ठीक से उनको टेक केयर नहीं करते हैं। तो हार्ट डिजीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, और कैंसर उसमें से एक है। तो ये एक चीज़ तो 100% तय है, और मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ कि कैंसर छूने से नहीं फैलता किसी भी तरीके से। तो ये तो आप भूल ही जाइए। और अगर आप ये चीज़ ये बहुत लोग पूछते हैं, आके पूछते हैं कि क्या उसको अलग रखा जाए, क्या ये तो बहुत बड़ी गलती है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अनुभूति से, कि हमारे पास ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके इलाज के बाद 15 साल हो चुका है, ठीक ठाक है, 20 साल भी हो चुका है, ठीक ठाक है। और कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि कैंसर से नहीं और किसी बीमारी से उनकी डेथ हुई है, जबकि वो कैंसर के मरीज होके आए थे। तो ये तो क्या, आपको अगर किडनी की बीमारी बहुत सीरियस हो जाता है तो आप वैसे ही अपाहिज टाइप बन जाएंगे। अगर बहुत सारे, कोई किसी को भी ख़राब कर सकता है, बेड में डाल सकता है। तो ये कैंसर को उस टाइप का तो देखना नहीं है, उसको मान के चले कि ये ऐसे दूसरे बीमारी की तरह एक मेजर बीमारी है और ये हुआ है और इसका इलाज करना है, मुझे इसके साथ रहना है। अगर इसको निकाल दिया, मैं क्योर हो गया, मैं क्योर हो सकता हूँ। तो सर, क्या ये हेरिडेटरी है? हाँ, जैसे जीन के गड़बड़ाने से कैंसर होता है, तो जैसे जीन की चेंज होना शुरू हो गया तो ये नहीं कि तुरंत हो जाएगा। ये हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद हो, ये भी हो सकता है कि वो चेंज होता रहता है लेकिन इस आदमी में नहीं होगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाके वो कैंसर का गुण दिखाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा, हो सकता है इसको है और जनरेशन वाइज उसके नेक्स्ट जनरेशन को हो गया। तो ये फैमिलियल या जेनेटिक कैंसर कहते हैं। बट इसका इंसिडेंस, जो संभावना है वो बहुत कम है, 10 से 15% है। और कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें ये हो सकता है। और इसको जानने का कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक फैमिली में बहुत लोगों को हो गया, या 3-4 जनरेशन्स में हो गए, या बहुत कम एज में वो कैंसर आ गया। ये टाइप के कुछ स्पेसिफिकेशन हैं जो बताते हैं कि शायद फैमिलियल हो सकता है। तो जिसमें ये संभावना होता है तो हम उसके फैमिली हिस्ट्री को लेते हैं, उनको भी जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं और उनको कुछ बताते हैं कि भैया इतना एज हो जाता है या आप ये सब की लक्षण को देखो। सो दे आर हाई रिस्क पेशेंट्स। तो उनको हम कहते हैं कि आप ये इससे सावधान रहना, लक्षण को समझना, थोड़ा सा भी हुआ तो बताना, और 40 साल की एज हुआ, एक पर्टिकुलर एज के बाद आप रेगुलर अपना चेकअप कराना।
सर ऐसे कौन कौन से कैंसर्स हैं जो जेनेटिकली पॉसिबल हैं? देखिए, एक जैसे पैंक्रियास का कैंसर हुआ, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कैंसर हुआ, तो ऐसे बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि जेनेटिकली जा सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, आपने सुना होगा, एक ब्राका जीन होता है, उसको कहते हैं। वो अगर जीन होता है BRCA जीन, तो अगर ये होता है तो आपको कैंसर होने का चांसेस है। सर आज भी कैंसर को लेकर समाज में डर और शर्म का माहौल है, जिससे लोग जांच करवाने से बहुत घबराते हैं। तो इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? शर्म तो मैं नहीं कहूँगा, आज की तारीख में नहीं है। मेरे हिसाब से लोगों में जागरूकता काफ़ी हो गया है। अब बहुत सारे बीमारियां थी पहले ट्यूबरकुलोसिस अगर होता था तो उसको बाहर रख दिया जाता था। हमारे बचपन में टाइम में भी हमने देखा है कि लोगों को गांव के बाहर रखते थे कि टीबी हो गया तो उसको बाहर रखो। फैमिली में किसी लेडी को टीबी हो गया तो उसका अलग कमरा करके रखा जाता था। ये मेरे गांव में हो चुका है, तो ये होता था। तो अब ये सब बहुत कम हो गया। इसका मेन कारण ये अवेयरनेस है, जो हम ये प्रोग्राम डिस्कशंस ये सब कर रहे हैं। मीडियाज़ का इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हाँ, डर तो है, और जो शर्म वाली बात है, जो कम सोचने वाली बात है, वो धीरे धीरे जा रहा है। लोग ये भी समझ गए हैं कि मेरे फैमिली में अगर किसी को है तो उसको कैसे हम डील करें और कैसे उसको मेंटल सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट दें। ये लोग सीख गए, गांव में भी सीख गए। वो आके हमें बताते हैं कि मैं उसको ये करता हूँ, खुश रखने की कोशिश करता हूँ, वो करता हूँ। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना भी खुश ना दो कि उसको डाउट लगने लगे कि मेरे को कुछ हुआ है। तो ये है कि बेसिकली आप नॉर्मल बिहेवियर रखें। नॉर्मल जो सोसाइटी के, समाज के जो स्रोत है उसमें चलने दो, अपने आप में छोड़ने दो, नज़र रखो, और उसको जहाँ भी ज़रूरत पड़े देखो कि सही टाइम में सही चीज़ हो रहा है कि नहीं। बस ये है। सर हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े कई कारण कैंसर को बढ़ावा देते हैं, एंड ऐसी कौन कौन सी आदतें हमें बदलनी चाहिए ताकि हम इससे कैंसर से बच सकें? बहुत सारे लाइफस्टाइल्स हैं, बट जो बेसिक, जो लगभग प्रूवन है, जो सब लोग मान रहे हैं कि हाँ उसको चेंज करना है, जो सीधी तौर पर या इनडायरेक्टली कैंसर कर सकते हैं, उसको चेंज करना है। सबसे पहले आता है वज़न कंट्रोल करना। अपना वज़न को कंट्रोल करिए, उससे खाली कैंसर नहीं, बहुत सारे चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है डाइट, खाना खा रहे हैं, आपका डाइट ऐसे होना चाहिए कि कोई चीज़ एक्सेस में नहीं होना चाहिए ना। क्या कैसे डाइट होना चाहिए? डाइट आप वेजिटेरियन लो, नॉन वेजिटेरियन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ चीज़ें आपको नहीं लेना है और कुछ चीज़ें ज़्यादा लेनी है, ये समझना ज़रूरी है ना। हमारे डाइट का जो मेन कैंसर प्रिवेंटिव जो चीज़ें होते हैं उसको कहते हैं फाइबर्स। ये फाइबर्स वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है। तो वेजिटेबल्स जितना आप में रहेगा, दिन में 5 सर्व आपका वेजिटेबल या फ्रूट होना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 99%, एक सर्वे जो 17-18 में किया गया था, 99% लोग हमारे जो है सफिशिएंट वेजिटेबल या फ्रूट नहीं लेते। तो इसको तो करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो तेल आप यूज़ करते हैं, ऑयल जो यूज़ करते हैं, ये ऑयल आपका जो है 2 तरह का फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट हैं, अनसैचुरेटेड फैट हैं। ये भी आपको देख के ऑयल यूज़ करना है कि किसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप इंटरनेट में देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे, कहते हैं कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है खाने के लिए, बट आप ऑलिव ऑयल का कॉस्ट देखिए, क्या सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
हमारा अपना सरसों का तेल है, सरसों का तेल लीजिए, सरसों का तेल वो भी जो मशीन से आपका आया हुआ है, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। और उसको रिफाइन करने के चक्कर में उसमें बहुत सारे चीज़ें नहीं होता है, कुछ केमिकल्स मिल जाता है। तो ये जो जितना आप घर की तरफ जाएंगे आपका न्यूट्रिशन उतना अच्छा होगा। इंडियन भारत की जो सिचुएशन उसके हिसाब से कह रहा हूँ। और जितना आप बाहर की तरफ जाएंगे, जितना जंक फूड लेंगे, जितना प्रोसेस लेंगे, आजकल तो हरीड लाइफ हो गया, सब लोग जल्दी में रहते हैं। आप कुछ भी करो, जल्दी में रहो, जो भी करो, आप अपना बेसिक प्रिंसिपल नहीं बंद कर सकते हैं। उसके वजह से घर का खाना खाने की कोशिश करिए, अगर बाहर का खा भी रहे हैं तो इंश्योर करिए कि ये चीज़ें आपके अंदर नहीं जा रहा। बार बार एक तेल में खाना बन रहा है, अगर आपको सस्पेक्ट हो रहा है तो मत लीजिए। अब कुछ नहीं है, आप डाइट में आप फल बढ़ा दो, वेजिटेबल्स बढ़ा दो, तो जहाँ भी आप खा रहे हैं तो वहाँ चेक कर लो कि कितना ऑयल है, तेल बिल्कुल तैर रहा है, उसको खाने की क्या ज़रूरत है। सो सिमिलरली अगर आप देखेंगे नॉन वेजिटेरियन फूड, तो एग सबसे बेस्ट चीज़ हमारे लिए है। एग का वाइट प्रोटीन होता है, येलो में कुछ अच्छे फैट्स भी होते हैं। ये नहीं कि हम कहते हैं कि घी बहुत ख़राब है। हाँ, घी में सैचुरेटेड फैट बहुत है, नारियल का तेल जो है उसमें भी सैचुरेटेड फैट्स बहुत होता है, बट आप उसको लो क्वांटिटी में लीजिए। तो नॉन वेज में बढ़िया होता है एग वाइट, बढ़िया होता है फिश, ये दोनों तो प्रूवन है। और इसके बाद चिकन मॉडरेट अमाउंट। रेड मीट मेरे तरफ से नो, जो लाल मीट है, और प्रोसेस्ड रेड मीट तो बिल्कुल ही नहीं है। पैकेज्ड फूड, स्टोर्ड फूड, ये सब तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब आपके पास उसका बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं तेल को अवॉइड करने का। अगर आपको वो करना है तो ड्राई हीट में जो सब खाना बन सकता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कम जो पुराना ज़माना वाला था, थोड़ा सा ऑयल डाल के तवे पे चलाते रहते तो कुकिंग में टाइम लगता था, बट वो जो होता था वो न्यूट्रिशियस फूड होता था। तो कम ऑयल में तवे पे अगर आप चला के मिक्स वो करके कर सकते हैं, उसका भी कुछ एक नाम है, तो वो वाला फूड बेटर है। डाइट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, एकदम से पेट भर के फुला के नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटा उसके बाद पानी पीना चाहिए। और खाना खा लिए, कुछ किए, पर्टिकुलरली जिन लोगों को शुगर का शिकायत रहे ना रहे, तो बेटर है कि थोड़ा सा वॉकिंग किया और अपना एक्सरसाइज और डाइट को इक्वल वे में स्पेस करके आप उसको देख रहे हैं, तो खाली डाइट से कोई ठीक नहीं हो जाएगा, खाली एक्सरसाइज से कोई ठीक नहीं हो जाएगा। दोनों के बीच में एक बैलेंस लाना है। और इसमें एक एक्सरसाइज की बात भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी है। दो तरह की एक्सरसाइज है, एक डायनामिक, एक डायनामिक। एक तो ये है कि जो आप उछल कूद करते हैं, दौड़ते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग करिए। तो ये सब जल्दी चलिए। तो कितना चलना है, तो 150 मिनट जो है हफ्ते में आप उसको डायनामिक एक्सरसाइज करें, चाहे नाचे, डांस करें, चले, दौड़े, कुछ करें, बट करें। और कुछ आपको चाहिए हेवी एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज करना है, जो कि 50 मिनट करीब होना चाहिए। तो आप उसको स्पेस आउट कर दीजिए, हफ्ते में ऐसे ऐसे करके मुझे इतना एक्सरसाइज करना है। उससे ज़्यादा करो तो अच्छा है। ये प्रूवन है, आपके फैटी लीवर को ठीक करने के लिए ये प्रूवन है कि आप एक्सरसाइज करिए और डाइट कंट्रोल करिए, आपके लीवर का फैट रिवर्स हो जाएगा। ये तो है ही है। तो ये आपका डाइट का क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेसिंग, वाटर, एक्सरसाइज, ये हो गया आपका लाइफस्टाइल सो फार एज डाइट और एक्सरसाइज इज कंसर्न। तो ये दोनों हो गया। दूसरा, नो हैबिट नो एडिक्शन। अल्कोहल नहीं करना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अल्कोहल हमारे लिए बिल्कुल हमें नहीं लेना चाहिए। अगर जोर ज़बरदस्ती आप करें, आप इसको एडिट कर सकते हैं कि
ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर कहता है कि मेल के लिए 2 स्मॉल पेग पर ए डे और फीमेल के लिए 1 स्मॉल पेग पर डे, तो इन मॉडरेशन, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप तो बंद नहीं कर सकते, लोग कर रहे हैं, तो ये कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मैं खुद नहीं लेता हूँ, मैंने कभी लिया नहीं है, नाइदर आई हैव स्मोक नाइदर आई हैव टेकन अल्कोहल, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। सो बेसिकली एडिक्शन से आप ऐसे कह सकते हैं कि ABCDE जो मैं अपना फॉर्मूला रखता हूँ A से F या GH तक, जैसे A हो गया एडिक्शन नहीं, एज, रिस्पेक्ट योर एज के हिसाब से आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करना है कर लो। BC होता है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, तो लीवर में अगर आपको हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन हो गया या C इन्फेक्शन हो गया, उसका कारण है मोस्टली नीडल लगाने में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हुआ, सेक्सुअल हुआ, इससे अगर ये सब आपको हो गया है तो लीवर कैंसर हो जाने का बहुत चांसेस है, तो आपको वॉचफुल होना है। सो D में डाइट, E में एक्सरसाइज, ऐसे सब चीज़ें हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम है, करने वाली बात है, मोटिवेशन की बात है। तो बेसिकली आपको एक डायरी रखना है, हफ्ते में एक बार पढ़ लेना है कि मैं इस हफ्ते ये चीज़ें किया या नहीं किया, कॉन्शियस रहें बिल्कुल, और कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, ये कि नहीं हो रहे हैं, तो हो रहे हैं। आप देखो बाहर घूमने का, वॉकिंग करने का, और लोग आज क्वेश्चन करते हैं, आप कोई पार्टी में जाते हैं भी, बिल्कुल तला हुआ चीज़ खाने में भी लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, या आप खुद भी महसूस कर रहे हैं, हो रहा है, बट और ज़्यादा चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं जिस तरीके से रेट कैंसर का बढ़ रहा है, तो इसको तो कम करना पड़ेगा। सर, आज की युवा पीढ़ी जो जंक फूड, स्मोकिंग और एक आरामदायक जीवन शैली की ओर बढ़ रही है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं कि उनका भविष्य स्वस्थ हो? मैं उनको ये युवा क्या, ये सबके लिए लागू है। खाली वो लोग ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बिजी हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं या उसमें है, वो हर पीढ़ी है, बच्चा भी स्ट्रेस में है। अब बच्चा दूसरी क्लास में होता नहीं है, मदर फादर कह रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा कि नहीं, टीचर को 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सुन रहा है तो बच्चे को स्ट्रेस आ रहा है, बच्चा को फिजिकल स्ट्रेस भी आ रहा है, तो ये सबको स्ट्रेस है। हाँ, ये है कि युवा पीढ़ी जो है उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है, स्टिमुलस सबके लिए सेम है। अब मेरा ये कहना है उनको कि जो आपका अवेयरनेस, नॉलेज, ये बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना है? रेगुलरली आप सोचें कि मुझे अच्छा हेल्थ कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, और मैंने एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, मेरे लिए हेल्थ की क्या अहमियत है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ठीक रहा, मैं परिश्रम कर सकता हूँ, बेटर काम कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ और ऊपर बढ़ सकता हूँ। अगर मेरा हेल्थ ख़राब हो गया, बाकी सब खत्म। ये उनको समझना है। सेकेंड पॉइंट उनको ये देखना है कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, जो भी चीज़ खा रहे हो, उसके लेवल देखो। सबको मालूम है कौन क्या ख़राब है क्या नहीं है, तो लेवल देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछिए खाने से पहले 2 बार, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? ये खा के भगवान ने मुझे एक अच्छा खासा शरीर दिया है, क्या मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूँ? आप 2 बार सोच लीजिए, डेफिनेटली ये तीसरी बार करने में हिचकिचाएंगे। दूसरा, अगर आप कन्विंस्ड है कि ये ख़राब है, आप अपने दोस्तों के साथ जब होता है, स्टॉप देम, तो उनको बताइए कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना है। ठीक है, मैं बाई चांस 1-2 खा लिया, नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट बी देयर, ये करना है। इंश्योर करिए डायरी में कि मैं एक्सरसाइज ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा डाइट ठीक है कि नहीं, मैं योगा डालूँ अपने आप में, रूटीन में डालता हूँ कि नहीं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है आज की तारीख में, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, डिमांड्स बढ़ रहा है, फिजिकल, मेंटल, तो उसके लिए उनको शांत रहना ज़रूरी है। और मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए एक्सरसाइज, डाइट के साथ योगा और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये हो गया, आप कैसे
अपने को ये करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। दूसरी बात ये है, सब कुछ करने के बाद भी एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे जीन के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, फिर मुझे कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। तो अगर बीमारी होता है तो मुझे ये पता होना चाहिए, मेरा नॉलेज, कि ये लक्षण हैं, ये हो सकता है। मैं इंटरनेट से थोड़ा सर्च करूं, सर्च करने के बाद मुझे डाउट लग रहा है तो मैं हेल्थ डॉक्टर का हेल्प लूं या हेल्थ केयर असिस्टेंट का हेल्प लूं। ये जानना चाहिए कि कब जाना चाहिए। नंबर 3, पैनिक ही नहीं होना है कि ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। व्हाट इज़ IDOT? IDIOT आप कहेंगे तो इडियट। सो ये लिटरेचर में 2024 का आर्टिकल है। आजकल ये एक IDOT सिंड्रोम, इडियट सिंड्रोम शुरू हो गया है। सो इंटरनेट डिप्राइव्ड, जिसमें आप क्या करते हैं कि इंटरनेट देख के सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, और कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन करके अपने आप चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा अब देखने को मिल रहा है। ये ना करें। इंटरनेट आपको हेल्प करना चाहिए, आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सो फॉर एज हेल्थ इज कंसर्न, ये यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि इंटरनेट से पढ़ के हम सब कुछ कर लेंगे। नॉट फॉर ऑल, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल मत करिए। इंटरनेट से नॉलेज बढ़ाइए, अप्लाई मत करिए। सर, कुछ मरीज़ इलाज शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, और ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में ये देखा जाता है। तो इलाज पूरा करना क्यों ज़रूरी है और उससे क्या मदद मिल सकती है? ये हम समझ सकते हैं कि क्यों ये हो रहा है। इसका मेन जो 2 कारण हैं। एक पहला तो ये है कि ये कैंसर का इलाज जो है वो थोड़ा लंबा चलता है। जैसे टीबी का इलाज लंबा चलता है, 9 मंथ्स 6 मंथ्स से पहले अगर आप, क्यों 9 मंथ्स देते हैं टीबी में? क्योंकि ये जो उसके जो कीटाणु हैं वो कहीं ना कहीं छुप के रह जाता है। इतने महीने के अंदर वो बाहर निकलने का चांसेस है, जब भी निकलेगा तब मारा जाएगा। तो सिमिलरली ये कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लंबा चलता है, ताकि पूरी तरह से हम उसको कंट्रोल ले सकते हैं। अब मरीज़ थक जाता है, बोर हो जाता है, और पैसे की बात भी आती है, और बार बार जाना आना ये भी हो जाता है, और सबसे लास्ट में इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं, धीरे धीरे हमारे जो कैंसर ड्रग सिस्टम है वो धीरे धीरे प्यूरिफाइड हो रहा है, और साइड इफ़ेक्ट्स पहले जैसा नहीं रहा। बहुत आराम से आप नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं उसके साथ। थोड़ा बहुत होता है, वो होगा। तो गाँव में ये सब जब प्रॉब्लम होता था, मैं ऑफ हैंड अभी तो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं बिल्कुल आदिवासी एरिया से शुरू करके टॉप इंस्टीट्यूट तक हर जगह पे मैं काम कर चुका हूँ। तो ये जो गांव वाला चीज़ आप बता रहे हैं, शायद आज की तारीख में वो नहीं है सच, बट हाँ ये एक फैक्टर है कि जब आपको आप जा नहीं पा रहे हो, बार बार जाके दिखा नहीं सकते, दवाई नहीं ले सकते, जो फैक्टर्स मैंने बताया, ये चीज़ें थोड़ा सा पेरीफेरी में बाहर की तरफ ज़्यादा प्रिवलेंट है, इसीलिए वो छोड़ते हैं। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इससे क्या होता है कि आपकी बीमारी हो सकता है रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब दोबारा दवाई लगाए तो हो सकता है काम ना करें, और इसी बीच जो इतना बढ़ जाए कि उसके लिए दवाई फिर अब ना दें। तीसरा ये कि इसमें हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाए। तो फिर आप एक बार, जैसे मानो मुझे जंडिस हो गया और कैंसर है, लेकिन उसके वजह से जंडिस हो गया, अब मैं कैंसर की दवाई नहीं ले सकता। तो जब कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो जाता है, फिर आपका उसका इलाज करते करते आप फिर ये जो बेसिक इलाज नहीं कर सकते, और
बढ़ जाने का और सर्वाइवल चांस भी आपका कम हो जाता है जिंदा रहने का। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना। ये सिर्फ जो ब्रेक करते हैं, ये अगर आपको बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसे होता है, तो फिर आप ब्रेक कर सकते हैं, बट क्विकली दिखा के फिर स्टार्ट करें। सर, अगर किसी के पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है या कम है, तो वो कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं या सुविधाएं हैं जिनका वो सहारा ले सकते हैं? बहुत सारे हैं, इसके ऊपर हम ऐसे छोटे छोटे हिस्से में डिस्कशन कर चुके हैं। मैं उसको समराइज कर देता हूँ। तो पहला जो है, जो बहुत सालों से हैं, बहुत पहले से हैं, वो है जो हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर, सरकार हॉस्पिटल की जो स्ट्रक्चर होता गठन है, वो छोटे सब सेंटर से शुरू करके ऊपर तक हैं, अपेक्स सेंटर तक। तो उसमें से आधा लेवल से ऊपर रीजनल कैंसर सेंटर्स है, स्पेसिफिक कैंसर सेंटर्स है, जिसमें कैंसर का इलाज लगभग फ्री के हिसाब से भी हो सकता है। दूसरा, मेडिकल कॉलेजेस और इवन डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में भी कुछ प्रोग्राम्स है जहाँ पे आप अपना इलाज करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, टेस्टिंग भी करा सकते हैं। लगभग सारे टर्शियल केयर जो हायर सेंटर्स है, मेडिकल कॉलेज से ऊपर, सब में पूरे कैंसर डिटेक्शन या टेस्टिंग की सुविधा है। और आपका फाइनेंस आप फ्री भी मिल रहा है, कई जगह पे मिल रहा है फ्री, सबको मिल रहा है फ्री। और कुछ जगह पे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस, उसको देख के आपको पैसा अगर कम है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए पूरे कंप्लीटली, जैसे मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हूँ, कोई भी बिलो गरीबी रेखा के नीचे आता है, उसको सब कुछ फ्री होता है पूरा, चाहे वो दवाई कितने भी पैसे का हो, कोई भी टेस्टिंग हो। तो ये है। और दवाई जो है, जहाँ जहाँ कैंसर का इलाज है, उसमें से 50% के ऊपर हॉस्पिटल्स में कैंसर की दवाई, जो मेन कैंसर्स की दवाई पूरी तरह से उपलब्ध है। और पैसा इतना ज़्यादा नहीं है। जन औषधि जो सिस्टम है, तो उसमें आप कम पैसे में पा सकते हैं, रिबेट में पा सकते हैं, इवन कुछ उसमें वो लोग फ्री भी देते हैं। और ये हुआ इलाज की बात। और इसमें प्रिवेंशन की तरफ से कैसे हम उसको दूर रखें या पहले पहचानें, उसके लिए जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम मैं मानता हूँ जो मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम है सरकार का, जिसमें 30 साल के ऊपर के लोगों को जांच किया जाता है, उनका चेकिंग की जाती है और कैंसर का लक्षण ढूंढा जाता है। अगर पाया जाता है तो उनको फिर आगे की तरफ रेफ़र किया जाता है। वो भी उनको बताया जाता है कि कहाँ पहुँचना है, नियर बाई आपके पास जो सेंटर है, और आगे का इलाज के लिए आपको रास्ता दिखाया जाता है। कैंसर के पेशेंट्स के लिए रेलवेज़, इंडियन रेलवेज़, बस ट्रांसपोर्ट, उसमें भी आपको फ्री या कंसेशन टिकट से सुविधा मिलता है, ताकि आप एक जगह में जाके दिखा सकते हैं। ये नहीं कि मैं जाने में मुझे मुश्किल हो रहा है, आने में हो रहा है, टिकट मिलना भी मुश्किल है, उनको प्रायोरिटी में टिकट भी दी जाती है। इवन कई सेंटर्स, सरकार गवर्नमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इन्वेस्टिगेशंस और फ्री काउंसलिंग, ये सब भी मिलता है। बाकी अगर पैसे की कमी है तो उसके लिए भी सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना हुआ, उसमें एक फैमिली को 5 लाख रुपए दिया जाता है सालाना, तो उसमें आप अपना इलाज करा सकते हैं। और हेल्थ मिनिस्टर साहब की प्रोग्राम है जिसमें 5 लाख देने की सुविधा है, बट ये मेनली जो गरीबी रेखा के नीचे जो मरीज हैं उनको मिलता है। और हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री के अपने हिस्से में कुछ पैसे हैं जो वो दे सकते हैं, 50,000 से 1,25,000 तक दे सकते हैं, अगर आपका सालाना जो आय है वो 1,25,000 से कम है,
तो वो भी आपको मिलता है। राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पे कई सेंटर, कैंसर सेंटर्स हैं, वहाँ सारे स्टेट्स में नहीं है बट कईयों में हैं जिसमें आप वहाँ जाके इलाज करा सकते हैं फ्रीली। और कहना ज़रूरी है कि बहुत अच्छे नॉन सरकारी जो है सेंटर्स है, NGOs हैं, जो काफ़ी हाई लेवल पे, उच्च स्तर पर आपका कैंसर का इलाज फ्री कर सकते हैं, कम में कर सकते हैं, या उस इलाज मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है कि हर तरह का इलाज, जैसे आप टाटा मेमोरियल सेंटर की मैं बात करता हूँ, आप हर तरह का इलाज कैंसर का वहाँ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे कैंसर सेंटर्स बन चुके हैं और अभी बन भी रहे हैं, जो कि वो सिर्फ कैंसर का इलाज करेंगे। सर, कैंसर की जल्दी पहचान के लिए कुछ जांच बहुत ज़रूरी है, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनकी आप सलाह देंगे जो खास करके उम्र बढ़ने पे लोगों को करवा लेने चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसर का जो टेस्टिंग होता है, एक तो हम जो नॉर्मल तो नहीं कहते हैं, जो यूजुअल रूटीन ब्लड टेस्टिंग होता है, चाहे अनेमिया देखने के लिए, हीमोग्लोबिन हो या किडनी का फंक्शन हो, लिवर का फंक्शन हो, वो ईयरली, जैसे एजेड लोगों में से ईयरली आप उसको चेकिंग करना चाहिए। इसमें एक इनडायरेक्ट पता चलता है कि आपके बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। अब वो उसके आगे देखना पड़ेगा कि गड़बड़ी क्या कैंसर के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन हो गया। एक है अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत सस्ता और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। उसको यूज़ करके रूटीन टेस्टिंग में हम उसको डाल सकते हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ कैंसर्स के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। और अगर आप हाई रिस्क पर्सन हैं, फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग करते हैं, तो थोड़ा सा भी इन प्रॉब्लम हो या ना हो, हम छाती का एक्सरे करके भी आपको देख सकते हैं। ये कुछ टेस्टिंग हुआ। कुछ स्पेसिफिक टेस्टिंग्स होते हैं, जैसे मानो CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, ये सब आप अपने लेवल में नहीं करना है, तो इसको तो डॉक्टर के ऊपर छोड़ना है। कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ये आजकल बड़ा प्रचलन शुरू हो गया कि जाके मैं कैंसर का ट्यूमर मार्कर चेकिंग कर दूं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ट्यूमर मार्कर्स आपको हेल्प करते हैं, कैंसर के डायग्नोसिस तो कम हेल्प करते हैं, लेकिन वो फैला हुआ है कि नहीं या कौन से ऑर्गन से आते हैं, ये जानने के लिए वो हेल्प करता है। और ये खाली कैंसर के लिए नहीं, ये ट्यूमर मार्कर्स कुछ और चीज़ों में भी हो सकता है, बिना कैंसरस कंडीशन में भी बढ़ सकता है। तो ये उसको करके फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा, फिर मैं दुखी होकर बैठ जाऊं, फिर उसमें वो कहेगा जिसने टेस्टिंग किया कि भाई आपका थोड़ा सा ये ट्यूमर मार्कर ज़्यादा आया, अब आप CT करो, अब आप MRI करो। आप डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ें टेस्टिंग्स होते हैं वो डॉक्टर के कहने से ही करिए। बाकी रूटीन चेकअप जरूर करना चाहिए, जिसमें खाली कैंसर क्यों, वो तो हर चीज़ के लिए एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, बेसिक चेकअप होता है। अगर आप कर पाते हैं वो करा लीजिए, नहीं तो सिम्टम्स में नज़र रखिए। अगर आप हाई रिस्क हैं, जैसे मेरे फैमिली में डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो मैं उस लक्षण को ज़्यादातर देखूंगा। थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं तुरंत चेकअप कराऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। ये सब चीज़ें होता है, हाई रिस्क को समझिए और उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टिगेशंस देखिए। इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो मैं देख रहा हूँ आजकल, ये रूटीन चेकअप में कहीं भी जाओ वो एक पैकेज सिस्टम शुरू हो गया। अब आप कुछ भी टेस्टिंग करें, आप और 100 रुपये बढ़ा दीजिए, मैं पूरा का पूरा जांच करके आपको दे दूंगा। तो इसमें ये जो चीज़ें होता है ना, उसमें से कुछ जो है कभी थोड़ा सा बोल्ड लेटर में आता है, कभी थोड़ा सा रेड कलर में आ जाता है। उसको नॉर्मल आदमी जब देखता है वो घबरा जाता है, ये हुआ क्या मेरे में इतने सारे, जबकि उसमें से बहुत सारे चीज़ों की कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। तो जितना चाहिए उतना कराओ, और डॉक्टर पास में हैं, कोई है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, उससे थोड़ा सा बात करो
फिर टेस्टिंग करा। और रूटीन टेस्टिंग अगर आपका हो रहा है, ईयरली टेस्टिंग हो रही है, बट ये भी ऐसा है कि एक पर्टिकुलर आपका फैमिली डॉक्टर हो, कोई हो जो कि आपको गाइड करे और देखे कि हाँ ये जांचें आपका होना चाहिए और मैं देख रहा हूँ। और अपने मन से जाके बहुत सारे जो आया सब जांच करके देख के परेशान होके फिर आना, फिर ये ठीक नहीं। सर क्या मेनोपॉज से पहले या सर क्या मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में कुछ कैंसर के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं? ये एक अलग साइंस है ऑल टुगेदर। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, वही तीनों कैंसर जो ब्रेस्ट हुआ, ओवरिया, यूट्रस का हुआ या सर्विक्स का हुआ, वो प्री और पोस्ट में खतरा बढ़ता ही है। बेसिक जो इनके में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि यूट्रस का जो कैंसर होता है, यूट्रस में हमारे हर ऑर्गन में अलग अलग लेयर्स हैं, स्तर होता है। तो किस स्तर से कौन सा कैंसर आता है उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल में वही यूट्रस कैंसर होता है, बट कुछ अलग स्तर का होता है, अलग लेयर का होता है, जैसे एंडोमेट्रियम हुआ। बट इस सब का सिम्टम्स अल्टीमेटली जो है वही है, सेम होता है। ब्लीडिंग हुआ, डिस्चार्ज हुआ, पेन हुआ, और उनका ट्रीटमेंट भी लगभग वही होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है आगे जाके। सर स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जो महिलाएं नज़रअंदाज कर देती हैं, और इन्हें सामान्य बदलावों से कैसे पहचाना जाए? सबसे बड़ी बात है कि आपको हर हफ्ते सेल्फ एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, हर लेडीज़। मतलब वो ब्रेस्ट से शुरू करके आर्म पिट एक्जिला तक पूरा एग्जामिनेशन करना है। उसका एक तरीका होता है, हाथ को ऊपर करिए, ऐसे हाथ को ये करिए और इसको 4 हिस्से में डिवाइड करिए और हर हिस्से को धीरे धीरे पाल्पेट करिए। ऐसे कोई गोला लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हुआ सबसे पहला। और जब आपको अपीयरेंस देखना है, ब्रेस्ट का शेप, साइज या स्किन का कलर, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये अगर चेंज हो रहा है तो आपको कंसर्न होना है। और निप्पल को देखना है, कहीं वो ज़्यादा अंदर तो नहीं घुस रहा है, उसके चारों तरफ दाने दाने तो नहीं हो रहा है, उसमें से डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा है। ये सब वार्निंग साइंस है। और आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज इतना अच्छा हो गया है कि इसके साथ अब बहुत साल जी सकते हैं नॉर्मल आदमी के साथ, नॉर्मल पर्सन्स की तरह। सो बेटर ये है कि साइंस मिलते ही इग्नोर नहीं करिए। सबसे मैंने देखा है प्रॉब्लम ये होता है, छोटा मोटा गोला होता है तो वो चुपचाप छोड़ देते हैं उसको दिखने। हालांकि ब्रेस्ट के अंदर जो गोले होते हैं, एक टाइप का गोला होता है जो ऐसे, उसको हम ब्रेस्ट माउस कहते हैं, बहुत कॉमन है लेडीज़ में होता है, फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। आप करो तो हाथ से स्लिप करके इधर उधर जाता रहता है, वो बिनाइन होता है, वो कैंसर नहीं होता है। तो ये आप जान सकते हैं कि ये नहीं है। लेकिन अगर वो गोला मूव नहीं कर रहा है, फिक्स है, हाथ को इरेगुलर लग रहा है, ये जो ब्रेस्ट माउस की बात किया वो बिल्कुल स्मूथ गोला जैसा हाथ से बॉल की तरह इधर उधर जाएगा, उसको निकालना ज़रूरी है। बट एटलीस्ट आपको पता है कि नहीं ये कैंसर नहीं है। बट ये जो है, जो फिक्स हो रहा है और मूव करने से मूव नहीं हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है, टेंडर हो रहा है, ये सब तो बिल्कुल ही आपको तुरंत जाके बताना पड़ेगा। स्किन चेंजेस कुछ ब्रेस्ट में ऐसे होता है, एक जगह पे थोड़ा अंदर अंदर घुसा हुआ लग रहा है, उसे पकरिंग कहते हैं, वो बड़ा ख़राब साइन होता है, वो तुरंत जाके इन्फॉर्म करना होता है। सर तो एक अंतिम संदेश। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि खाली लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होता है ये नहीं है, ये मेल्स में भी होता है। और जब मेल्स में होता है, जेंट्स में होता है, ये और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये नहीं सोचना कि खाली उसमें होता है। तो बेसिक कहने का ये है कि स्पेसिफिक लेडीज़ का जो कैंसर है उसको छोड़ दो, तो बाकी सब कैंसर्स दोनों में हो सकता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। सर आपने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया है और भारत में आज घर घर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कैंसर जागरूकता को लेके, बचाव को लेके, और सबकी उम्मीदें कैसे बढ़ाएंगे?
सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान बढ़ाना सबसे बड़ी बात है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप खुद पढ़े हुए हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे भी आप पढ़े हुए हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए। सो नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, उसको इग्नोर मत करिए, उसको रखिए, उसको अप्लाई करिए अपने में। स्टडी करने की कोशिश करें कि बीमारी के बारे में जानने की ज़रूरी है। सेकेंड, उसको प्रिवेंट करने का, दूर रखने का, उससे बचाव पाने का तरीका सीखना ज़रूरी है। उसके बचाव पाने का तरीका 2 चीज़ें, ये है कि आप उसका मेजर्स लें। लाइफस्टाइल चेंज हुआ, जो फैक्टर्स सबको मालूम है ख़राब है, तो आपके में नहीं होना चाहिए। सेकंड, लाइफस्टाइल जैसे हमने डाइट ये वो सब कहा, एक्सरसाइज वगैरह, वो सब आप ज़रूर करें और देखें कि फैमिली में सब कर रहा है, खाली मैं कर लूँ ऐसा नहीं है। एंड देन थर्ड थिंग इज अर्ली डायग्नोसिस। तो आप जो ज्ञान लिए हुए हैं उसको अप्लाई किया, अर्ली डायग्नोसिस किया। ऐसा नहीं कि बच्चा है तो उसमें भी नहीं होगा, बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर बाई चांस हुआ, कुछ सिम्टम्स दिखाई दिया, तुरंत आपको चेक करना है। चेकअप करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम निकल रहा है, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना है, देर नहीं करना है, और तुरंत ट्रीटमेंट। ये सब प्रोग्रेस, जो प्रक्रिया चलती रहती है, फैमिली में डिस्कशन होना चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प लेके सपोर्ट ग्रुप के साथ डिस्कशन करना चाहिए। कुछ एक ग्रुप के साथ जोड़ के आपको देखना है कि मैं उसमें से पॉजिटिव क्या ले सकता हूँ। और जो लोग कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो कैंसर से आ चुके हैं वापस, उनसे बात करनी है, वो बहुत बड़ा हेल्प करता है। उनसे बात करें, फिर आप ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से आप अच्छा खासा बातें करिए। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप पूछिए, चुपचाप मत रह जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वॉइस योर कंसर्न उसको कहते हैं। तो डॉक्टर से पूछिए कि ये मेरा ये है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा वो ऐसा क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, पसंद नहीं आ रहा है तो एक सेकंड ओपिनियन लो। तो ये वॉइस कंसर्न भी करना है। और फिर अगर एक बार इलाज शुरू हो गया, उसके बारे में डिटेल्स जानिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, कितने दिन चलेगा। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि मुझे ये सब करना है। पैसा फाइनेंसेस नहीं है या कुछ नहीं है तो आप तुरंत अप्लाई करिए, तुरंत। वो ये नहीं कि सब कुछ हो गया, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फिर मैं अप्लाई करूं, फिर आने में टाइम लगेगा। तो तुरंत आप अप्लाई कर दो। उसके लिए अगर पैसे की वो नहीं है, अगर, और ऑब्वियसली अगर आप इंश्योरेंस किए हुए हैं, इंश्योरेंस एक अच्छी बात है, करना चाहिए सबको। अगर आप किए हुए हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। सो आप एक हर तरफ से कैंसर को अटैक करिए। पैनिक ही नहीं हुई है, डरिए नहीं, और डिस्कशन में हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करिए। ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करना है आज की तारीख में। सर, आपके समय और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारी बातचीत से दर्शकों को सही जानकारी और समय रहते सही कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। आइए कैंसर को लेकर डर नहीं, जानकारी और एक्शन को प्राथमिकता दें। कैंसर के खिलाफ ये लड़ाई में हम सब मिलकर जीत सकते हैं।